सो टुडे बेसिकली हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में. इन बायोलॉजी बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ साइंस वेयर वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म. यस और नो? As we know from the term biology, here bio means, here is two term, one is bio, other is logy. Yes Sir. Bio means life. Bio means life, and this word come from bios, and here logy comes from logos, that means to study. Yes or no? Yes, sir. That part of science in which we have a detailed study of living organism or life, that we call as biology. Yes or no? We have different Yes, sir. terms. We have cell, we have cytoplasm, we have nucleus. Yes or no? If basically we say in the universe there is two types of organism, means two types of things. One is living, one is non-living. Yes or no? Living Yes, means sir. animate और नॉन एनिमेट. यस और नो? मतलब कोई लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा, कि हम दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे. क्या वो चीज है, क्या वो फैक्टर्स है जिससे हम लोग किसी को लिविंग कहते हैं, क्या वो फैक्टर है जिससे हम लोग किसी को नॉन लिविंग कहते हैं. डू यू नो रिगार्डिंग दिस एनी पॉइंट? सर मे बी जैसे हमारे स्कूल में वो सिखाया है कि मतलब नहीं, डिफरेंट आपको आंसर प्रोसेसेस. ऐसे नहीं देना है कि सर ने ये सिखाया है. आपको आंसर ऐसे देना है कि हमें क्या पता है. सर लाइक डिफरेंट प्रोसेसेस जैसे कि रिप्रोडक्शन, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन. वैसे वैसे अगर हमारा मतलब अगर एक ऑर्गेनिज्म वो प्रोसेस कर रहे होंगे तो वो लिविंग होगा, और अगर वो ऑर्गेनिज्म नहीं कर रहा होगा तो वो नॉन लिविंग होगा. आपने इसको देखा है, म्यूल्स देखा है क्या आपने? म्यूल्स, हाँ सर. क्या म्यूल्स रिप्रोड्यूस करते हैं? नहीं सर, पर वो रेस्पायर करते हैं सर. अच्छा, रिस्पायर करते हैं. मैंने नाम लिया म्यूल्स. अच्छा, इससे पहले हम लोग बात कर लें टू स्टडी. अगर हम लोग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें, लिविंग और नॉन लिविंग ना. यस सर. एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल, जिसे हम लोग आगे पढ़ने वाले नेक्स्ट चैप्टर में सेल के बारे में पढ़ने वाले, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं. दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, एंड सेल्स मिलकर क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है. टिश्यू मिलकर क्या बनाता है? ऑर्गन बनाता है. एंड बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम बनाता है. एंड बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम एक कंबाइनली एक कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. इसके अंदर देयर आर सर्टेन यूनिक फीचर्स दैट कैन डिफाइन दैट दिस ऑर्गेनिज्म इज अ लिविंग और नॉन लिविंग. बात करेंगे, जैसे आपने बोला ठीक है रिप्रोडक्शन भी ठीक है, आपने बोला ग्रोथ भी होगा, ठीक है. आपने रेस्पिरेशन बोला. मैं कह रहा हूं मेटाबॉलिज्म भी होगा, मेटाबॉलिज्म, ठीक है. एक होता है कॉन्शियसनेस, नाम सुना आपने? हाँ सर. कॉन्शियसनेस. और क्या होती है? ग्रोथ हो गया. हाँ, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट. और यही नहीं हो तो सारा चीज हो ही नहीं पाएगा. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, basically these are the terms where we will define that कि it is living और नॉन लिविंग. यही वो फैक्टर है. देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हम लोग इंक्लूड करेंगे. एक आपने टर्म सुना होगा डिफाइनिंग, कि हम कैसे किसी चीज को डिफाइन करते हैं. तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे डिफाइनिंग फीचर्स के बारे में. इसके बारे में बात करेंगे, डिफाइनिंग फीचर्स के बारे में. लिखना भी कुछ नहीं, जब लिखना होगा मैं आपको बताऊंगा कब लिखना है, ठीक है ना? ठीक है सर. डिफाइनिंग फीचर्स समझना जरूरी है, लिखना तो काम हम लोग बाद में भी कर सकते हैं. डिफाइनिंग फीचर्स आर दोज फीचर्स which are applicable to all organism and have no any exception. जैसे आपने अच्छा एक एग्जांपल दिया मुझे, आपने बोला रिप्रोडक्शन. क्या बोला आपने? रिप्रोडक्शन. मैंने आपको उसका क्रॉस में एक एग्जांपल दिया, म्यूल्स. दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, उनके बच्चे नहीं होते हैं. पर वो किसी, आप ये बोल सकते हो सर वो फिर वो कैसे पैदा होता है? हाउ दे कम, हाउ दे हैव एग्जिस्टेंस. तो उनको प्रोड्यूस करने वाला कोई अलग प्रोसेस है जो उनको प्रोड्यूस करते हैं, पर वो खुद प्रोड्यूस नहीं करते हैं. ये एक स्पेसीज के बीच में एक्सेप्शन है.
ये एक स्पेसिस के बीच में एक्सेप्शन है। जनरली टू डिफरेंट स्पेसिस क्या होती है, आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकती, सिमिलर टाइप ऑफ स्पेसीज ही इंटरब्रीड कर सकती है और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकती है। क्या आप ऐसा पॉसिबल है कि ह्यूमंस का मेटिंग अगर हम लोग मंकी से करा दें, मंकी का चाहे मेल फीमेल कुछ भी ले लो, इनका अगर ह्यूमन से कराऊं तो क्या इनसे ऑफस्प्रिंग आएगा? पता नहीं सर। पता नहीं आएगा। आपने ये जरूर देखा होगा, एक तरफ हॉर्स होता है, हॉर्स तो देखा आपने, हाँ सर। फिर आपने डोंकी देखा है, ये दोनों आपस में मेटिंग करते हैं, इनसे लेकिन ऑफस्प्रिंग होता है। क्या होता है? हाँ सर। इसका सर एक तो ऑफस्प्रिंग म्यूल होता है रहता है, एक तो म्यूल रहता है और एक हैंकी रहता है। ऑफस्प्रिंग, ठीक है ना। लेकिन ये हाँ सर। फर्टाइल नहीं होते हैं, ये फर्टाइल नहीं होते हैं। क्लियर है क्या? हाँ, आपने बोला एक होता है हिनी, एक होता है म्यूल्स, दोनों के दोनों स्टाइल होते हैं। दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन स्प्रिंग, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन ऑफस्प्रिंग, मतलब अपने बच्चे पैदा खुद नहीं कर सकते। यही एक हॉर्स एक अलग स्पेसीज है, डोंकी एक अलग स्पेसीज है, हाँ सर। यही एक स्पेसीज के बीच में एक्सेप्शन है। अदरवाइज कोई दो ऑर्गेनिज्म मिल करके एक नया ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट नहीं करा सकता। क्लियर है क्या? तो आपने जो कहा कि सर रिप्रोडक्शन, तो मैंने उसको आपकी बात को यहाँ पर गलत साबित कर दिया। मैंने क्या बोला कि लिविंग हम उसको बोलेंगे जिनके पास डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज पाई जाएगी। और डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या क्या चीज ले सकते हैं? एक तो हम लोग आगे बात करेंगे, ये लेंगे, कॉन्शियसनेस लेंगे, और ये लेंगे। सर ये आप बोलोगे सर ये भी होता है, ये भी होता है, मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा नहीं होता है। आपने प्लांट में देखा होगा कि जब तक प्लांट की उसकी मौत नहीं होती, मतलब उस प्लांट का नेचुरल डेथ नहीं होती, मतलब डेथ जब तक होती नहीं तब तक वो मतलब कि ग्रोथ करती रहती है, नए नए पत्ते आते रहते हैं, नए नए पत्ते आते रहते हैं। यस सर। लेकिन एनिमल के केस में ऐसा क्या होता है कि आपने देखा है कि हमेशा हमेशा अपने बॉडी में ग्रोथ होती रहती है। तो अगर एक ग्रोथ पॉइंट होता तक रुक जाती है। अगर ग्रोथ होता तो एक सर्टेन एज के बाद जो हमारी ग्रोथ रुकी हुई दिखती है, ये तो और इसमें इंक्रीमेंट होता। मान लो हाथ अपनी जो, मान लो एक प्रॉपर, मान लो कितना 1 मीटर या फिर एक जो भी एक प्रॉपर आप लेंथ ले लो, उसके बाद ये आगे नहीं बढ़ेगा। क्लियर है क्या? आफ्टर हाँ सर्टेन सर। एज इसमें ग्रोथ होगी नहीं। अगर ग्रोथ होती तो हर्ट का जो साइज है वो फिक्स क्यों होता? वो बड़ा होता, बड़ा होते होते इतना बड़ा होता कि अपने बॉडी से बाहर आने लगता, अंदर से प्रेशर करता कि मुझे निकालो, मैं अंदर बहुत बड़ा हो चुका हूँ। लीवर भी बड़ा होता, किडनी भी बड़ा होता, टेस्टिस भी बड़ा होता, ओवरी भी बड़ा, हर कुछ बड़ा होता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं फास्ट तो नहीं बोल रहा हूँ, स्पीड ठीक नो है ना? सर। हाँ, हाँ सर। मैंने क्या बोला, ऐसा नहीं होता। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि प्लांट्स में क्या होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है ग्रोथ, लेकिन एनिमल्स में क्या होती है, लिमिटेड ग्रोथ होती है। ओनली दे हैव ग्रोथ एक सर्टेन एज में, या कभी कभार इसलिए होता है ताकि जो सेल लॉस्ट हुआ है या कोई इंजर्ड हुआ है उसको रिप्लेस कर सके। अदरवाइज उसमें एक सर्टेन एज के बाद, सर्टेन एज ऑफ मेच्योरिटी के बाद उसमें ग्रोथ नहीं होती। क्लियर है क्या? ओनली रिपेयरिंग हो सकती यस है। सर। लेकिन प्लांट में क्या आपने देखा होगा कि मान लो 200 साल पुराना प्लांट है, 300 साल पुराना प्लांट है, उसमें ग्रोथ होती रहती है। बात समझ में आ रही है क्या? 200 साल हो, 300 साल हो, हाँ 400 सर। साल पुराना प्लांट हो, बनियान ट्री हो, या फिर जो भी हम लोग, या नीम ट्री हो, जितने भी एज का हो, उसमें पत्ते नए आते रहते हैं। जब तक उसकी डेथ ना हो जाए तब तक उसमें ग्रोथ होती रहती है। दूसरा अगर फैक्टर की हम लोग बात ये करें कि आपने माउंटेन्स का फॉर्मेशन देखा होगा। हाँ सर। माउंटेन्स, वैसे आपने क्लाइंबिंग भी कभी किया होगा? नो सर। अच्छा नहीं किया, चलो कभी कर लेंगे। सैंड ड्यून्स आपने नाम सुना है? हाँ सर। सैंड ड्यून्स का आपने नाम सुना होगा। सैंड ड्यून्स क्या यस होता है, सर। बेसिकली जो डेजर्ट एरियाज में जो रेत वगैरह होती है, मान लो कोई उसका कोई ऑब्स्ट्रक्शन मिल गया और एयर का फ्लो दिस साइड था। अब मान लो इधर से अगर एयर चलेगा तो साथ में उसका तो जो क्या है, सैंड वगैरह है, वो भी तो उड़ेगा ना। जब उनको सपोर्ट मिल गया तो फिर रुक जाएगा। इस तरीके से सैंड ड्यून्स या हो गया, या बोल्डर्स का फॉर्मेशन होगा, होगा कि नहीं होगा? और इसी तरीके से माउंटेन्स का भी फॉर्मेशन होता है, मतलब डिपोजिट होती आती है, होती आती है, होती आती है, एक
सर्टेन अमाउंट ऑफ क्या होता है, माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती है। तो क्या ये लिविंग है? नो सर। नहीं है, क्योंकि और सारे प्रॉपर्टी जो हम लोग डिफाइन करने वाले इसके अंदर नहीं पाई जाती, इसलिए क्या ये लिविंग है नहीं, क्योंकि इनके पास कॉन्शियस नहीं है। आपको कितना भी मार दो, कितने घुसा लगा दो, कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। नहीं पड़ेगा ना। कितना भी कुछ कर दो, उसको एहसास ही नहीं होगा क्या हो रहा है, बल्कि चोट आप ही को लगेगा, क्योंकि आपके अंदर क्या पाई जाती है, कॉन्शियसनेस पाई जाती है। ताकि ना, ये बात अलग हाँ है कि सर। आप क्या बोलते हो फाइटर वाला वो ग्लव्स वगैरह लगा के, लेकिन फिर भी आपको एहसास तो आप ही को होगा, उसको कुछ फर्क नहीं पाएगा, वो आंसू उसके वो अपने आंसू नहीं बहाएगा। बस समझ में आ रही है क्या? आप सर बोलो हाँ कि सर। जैसे प्लांट है उसको कितना पीट लो क्या फर्क पड़ेगा? अब मान लो किसी चीज से उसको चोट लगाओगे, उसके उसके बॉडी के अंदर से कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना, कोई सैप लिक्विड। निकलेगा। हाँ सैप निकलेगा। या फिर ये भी हो सकता है, हम इसको समझने के ये भी ले सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म आपके पास ऐसे होंगे, या फिर जैसे प्लांट ले लो, अब जैसे सनलाइट अगर कम होती है, ज्यादा होती है, ब्राइटनेस ज्यादा होती है, कम होती है, टेम्परेचर हाई होती है, लो होती है, इनके हिसाब से भी। ह्यूमिडिटी पर पे है। हाँ, उसमें लीफ केस में कुछ फर्क आता है, कभी लीफ विल्ट करता है क्योंकि अगर ब्राइटनेस ज्यादा होगा, सनलाइट ज्यादा होगा, तो वाटर इवापोरेशन ज्यादा होगा, तो उसको रोकने के लिए प्लांट के अंदर क्या होती है, एक एडेप्टेशन होती है, वो क्या करते हैं, सारे का सारे स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं, ताकि ना, और वो विल्ट कर जाते हैं, मुरझा जाते हैं, ताकि वाटर कंजर्व कर सके वो। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो इस तरीके से कॉन्शियसनेस होती है। अच्छा, एक बात समझने के लिए आप ये भी ले सकते हो कि सर अगर ऐसा है, कोई ऑर्गेनिज्म, मतलब मान लो ह्यूमंस की बात ले लो, ह्यूमंस में क्या होता है कि कॉन्शियसनेस होता है, एक होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। क्या होता है? सेल्फ सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियसनेस। सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के अंदर पाई जाती है। जब ये अगर कोई इंसान, कोई अगर पर्सन, कोई पेशेंट अगर कोमा में रहेगा, तो क्या उसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस रहेगी? नो सर। नहीं रहेगी, लेकिन कॉन्शियसनेस रहेगा। मतलब वो अपने उस हाल में भी उनके बॉडी के सेल्स दे आर एबल टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज और डिजीजेस। व्हाट एवर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो उसको कुछ होगा, उसको फर्क तो पड़ेगा, लेकिन अगर उसी टाइम वो डेड होगा तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जो कॉन्शियसनेस होती है, ये लिविंग की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है? लिविंग की प्रॉपर्टी लिविंग। होती है। वैसे ही मेटाबॉलिज्म होती है। सर ये मेटाबॉलिज्म कहाँ से लेके आया? मेटाबॉलिज्म क्या होती है मालूम है आपको? नो सर। नहीं मालूम, कोई बात नहीं, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मेटाबॉलिज्म क्या होती है, अपने बॉडी के अंदर, अगर आप आज जिंदा हो, अगर आप आज लाइव हो, आप मुझसे बात कर रहे हो, मेरी बातें सुन रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं भी अगर बोल रहा हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ, मैं चेयर पे बैठा हूँ, मेरे अंदर मूवमेंट हो रही है, ऐसा पता क्यों हो रहा है? क्योंकि अपने अपने बॉडी के अंदर कुछ खास रिएक्शन चलती है। अब बॉडी के अंदर बोला जाए तो, बोले तो सेल के अंदर, और सेल के अंदर बोले तो साइटोप्लाज्म में। आपने पढ़ा होगा कि साइटोप्लाज्म क्या होती है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होती है। हाँ Cytoplasm is सर। a jelly-like substance, or we can say aqueous compartment inside the cell. Yes or no? यस सर। This is the aqueous compartment inside the cell. Clear है क्या? हाँ सर। Aqueous compartment in the cell मतलब the watery component. आपके आपने सेल देखा होगा, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जो कि मेम्ब्रेन लेस होती है। क्या होती है? हाँ सर। मेम्ब्रेन लेस मेम्ब्रेनलेस। होती है, मतलब जिनके पास मेम्ब्रेन है, किनके पास? न्यूक्लियोलस, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होती है। कहाँ होती है? न्यूक्लियोलस के न्यूक्लियोलस। मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है, न्यूक्लियोलस होती है। और न्यूक्लियोलस। उसी न्यूक्लियोलस के सराउंडिंग बाहर क्या होती है, जेनेटिक मटेरियल होती है। हाँ मतलब सर। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, मतलब इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर, जिसमें क्या होगा, डीएनए होगा, उसके अंदर क्या होगा, जीन्स होंगे। और वही जीन्स क्या होते हैं, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं बाय द विद द हेल्प ऑफ गैमीट्स। अरे मेल यस सर। गैमीट और फीमेल गैमीट जब दोनों मिलेंगे, फिर एक जाइगोट बनेगा, फिर वो कंटिन्यू डिवाइड करता रहेगा, फिर वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करता रहेगा। क्या इतनी मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। मैंने बोला कि इस साइटोप्लाज्म में जितने भी सारे के सारे रिएक्शन होते हैं, अगर सेल एक्वस कंपार्टमेंट है, मतलब वाटरी कंपोनेंट उसके अंदर है, उसके अंदर रिएक्शन होगा, और वो सारा का सारा रिएक्शन जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, उसी को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इज इट क्लियर टू?
यस सर। पक्का ना? हाँ तो सर। मेटाबॉलिज्म पहले से मालूम था मेटाबॉलिज्म के बारे में? नहीं सर। हाँ, अभी मैं आपको पता है क्या बताया कि मेटाबॉलिज्म क्या होती है, वो सारे के सारे रिएक्शन, अब चाहे कैसा भी रिएक्शन हो, चाहे वो डिग्रेडेशन नेगेटिव ग्रोथ के लिए हो, पॉजिटिव ग्रोथ के लिए हो, मतलब उससे उसका फायदा हो नुकसान हो, सारा का सारा क्या कहलाएगा? मेटाबॉलिज्म कहलाएगा। हम खाना खाते हैं, खाना फूड में क्या होता है? डाइजेशन होता है। ग्लूको जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फिर वहां से एटीपी में कन्वर्ट होता है, फिर सेल यूज करता है, सेल भी रिस्पायर करता है, फूड एब्जॉर्ब होती है, डाइजेस्ट होती है, एसिमिलेट होती है, फिर फाइनली इजेस्ट होती है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस कब होता है? सेल में होती है। आगे ना, मतलब सेल मिलकर के क्या बनाएगा? एक प्रॉपर टिश्यू बनाएगा, टिश्यू मिलकर क्या बनाएगा? ऑर्गन बनाएगा। और हर सिस्टम के लिए अपने पास क्या है? प्रॉपर सेट ऑफ ऑर्गन है, सिस्टम है। तभी तो वी आर द हायर ऑर्गेनिज्म, वी आर द सुपेरियर ऑर्गेनिज्म। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। और हम अपने पास क्या होती है, वो सारा का सारा एक इंटरडिपेंडेंट, सारा का सारा एक अलग अलग प्रोसेस के लिए, रिस्पायरेशन के लिए अपने पास रिस्पायरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्शन के लिए क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, डाइजेशन के लिए क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो कि माउथ से लेकर एनस तक कंप्लीट पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, जहाँ पर आपको ईसोफेगस आएगा, माउथ आएगा, टंग आएगा, वहाँ पर माउथ में सेलिवरी ग्लैंड्स आएंगे, और क्या आएगा? स्टोमक आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा। अच्छा, स्टोमक के आसपास क्या मिलेगा? लीवर मिलेगा, पेनक्रियास मिलेगा, गॉल ब्लैडर मिलेगा, स्टोरेज के लिए भी कुछ होते हैं, हाँ कि ना? फिर आपको स्मॉल इंटेस्टाइन मिलेगा, फिर क्या मिलेगा आपको? लार्ज इंटेस्टाइन मिलेगा, फाइनली क्या मिलेगा? एनएस मिलेगा। और इनके बीच में बहुत सारी चीज प्रेजेंट होती है, जो ये पूरा का पूरा एक इन कम्प्लेक्स प्रोसेस में हेल्प करता है। ये पूरा का पूरा कम्प्लेक्स प्रोसेस में आपको हेल्प करता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। लाइट ऑन बटन। क्या बोला मैंने? ये सारा का सारा प्रोसेस कहाँ होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। दैट इज द मेटाबॉलिज्म। अच्छा, मेटाबॉलिज्म जो मैंने कहा, ये बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। अगर ये मेटाबॉलिज्म है, मतलब अगर सेल एक्वस कंपार्टमेंट में है, मतलब वाटरी इन्वायरमेंट में है, तो उसके अंदर रिएक्शन होगा। अगर नहीं है तो दे विल नो रिएक्शन। मतलब जब रिएक्शन ही नहीं होगा तो आपका सेल ही जब लाइव नहीं रहेगा, जब आपका सेल ही लाइव नहीं रहेगा तो आपका टिश्यू ही लाइव नहीं रहेगा, मतलब आपका टिश्यू भी जिंदा नहीं रहेगा। जब टिश्यू ही नहीं तो ऑर्गन ही नहीं, जब ऑर्गन ही नहीं तो ऑर्गन सिस्टम नहीं, जब ऑर्गन सिस्टम ही नहीं तो हम ही नहीं। तो मालूम चला कि हम अगर जिंदा है तो कि इस मेटाबॉलिज्म की वजह से है। कौन सा मेटाबॉलिज्म? जो मैंने आपको बताया अभी। क्लियर है क्या? और ये मेटाबॉलिज्म आपको यस दो सर। तरीके का मिलेगा। एक मिलेगा ए फॉर एना, सी फॉर केटा। एक होता है एनाबोलिज्म, ये नाम सुना है क्या आपने? सुना है सर। हाँ, एक होता है कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म से क्या होता है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। फॉर्मेशन होता है। इससे क्या होता है? प्रोडक्ट का डिग्रेडेशन होता है। क्या होता है इससे? डिग्रेडेशन। अरे क्या होता है? डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन। मतलब इसकी वजह से क्या होगा? नेगेटिव ग्रोथ होगा। क्या होगा? हाँ सर, नेगेटिव नेगेटिव ग्रोथ ग्रोथ। होगा। इस वाले की वजह से क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव ग्रोथ। ग्रोथ होगा। आगे ना, इसकी वजह से हम क्या होंगे? हेल्दी होंगे। इसकी वजह से क्या यस सर। हम अनहेल्दी होंगे। हाँ सर। अगर ए ज्यादा है सी से, तो मतलब हम अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। आगे ना, अगर सी ज्यादा है ए से, तो हम अनहेल्दी होंगे, हम धीरे धीरे अपनी बॉडी में डाउनफॉल यस आने सर। लगेगा। जैसे मार्क्स में डाउनफॉल आता है ना, धीरे धीरे हाँ मार्क्स सर। घटते हैं या बढ़ते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप मेहनत ज्यादा कर रहे हो, स्मार्ट लेवल पे मेहनत कर रहे हो, या फिर आप टाइम पास कर रहे हो। तो उस पर डिपेंड करेगा कि आपका क्या एनाबोलिज्म है या फिर कैटाबोलिज्म है। मतलब मेहनत ज्यादा कर रहे हो तो क्या होगा? आपका नंबर अच्छे आएंगे, अच्छे तरीके से पढ़े तो नंबर अच्छे आएंगे। आप मेहनत नहीं करो, पढ़ाई नहीं करो, तो टाइम पास करो तो नंबर कम आएंगे। है कि ना? आपको क्या करना है? मेहनत ज्यादा यस करना है, सर। पढ़ना खूब पढ़ना है, और एंजॉय भी करना है, और एंजॉय करते करते हुए पढ़ना है, ताकि हमें बोरिंग भी ना लगे। पढ़ाने वाले को पढ़ने में मजा आए, पढ़ने वाले को पढ़ने में मजा आए। और ये दोनों हाँ मजा सर। मजा मिला करके एक अच्छे क्लाइमेक्स लेवल में अच्छी पढ़ाई तभी तो इफेक्टिव होती है। तो कुछ टीचर का योगदान होता है, कुछ बच्चों का योगदान होता है, कुछ अपने स्टूडेंट का योगदान होता है, दोनों मिला करके ही एक अच्छी पढ़ाई होती है। क्लियर है क्या? यस सर। याद रखने के लिए, सी फॉर कैट, कैट का मतलब काटना, मतलब कैटाबोलिज्म मतलब डिग्रेडेशन, मतलब नेगेटिव ग्रोथ। एना फॉर, एना का मतलब यहाँ पर समझना क्या है? फॉर्मेशन वाला, मतलब
प्रोडक्ट की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, जिनकी वजह से क्या होगा, पॉजिटिव ग्रोथ होगा, मतलब क्या होगा, ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा। बात समझ में आई? हाँ सर। पक्का? एक तो ये हो यस गया सर। मेटाबॉलिज्म। अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म से जाके पूछोगे, मतलब बहुत तो बोलने वाला होगा नहीं, कुछ बोलने वाला होगा, या बोलने वाला ना भी होगा, तो उनके आप सेल के अंदर जाके देखोगे, उसके अंदर रिएक्शन होगी। क्या होगी? रिएक्शन ये होती है। रिएक्शन। और कंटिन्यूअसली 5000 टाइप ऑफ इंटरेक्शन, मतलब ये बॉडी के अंदर होती रहती है कंटिन्यूस, जब आप सो जाओ, जब तक कि ऑर्गेनिज्म की डेथ ना हो जाए, चाहे वो सिंगल सेल हो, मतलब एक सेल का बना हुआ हो, या मल्टी सेल, मतलब बहुत सारे सेल का बना हुआ हो। उसके अंदर अगर रिएक्शन है तो हम जिंदा हैं, मतलब वो जिंदा है, अगर नहीं है तो वो डेड है। बात समझ में आ रही यस है? सर। यस। हाँ, ये हो गया मेटाबॉलिज्म। तो मैंने क्या बोला कि मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज which are applicable to all organism and have no any exception। माउंटेन से जाके पूछो, उसके अंदर कुछ नहीं होता, ठीक है ना? हाँ सर। आप लिफ्ट में जाके पूछो, अरे लिफ्ट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। अरे क्या होता है? और फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। और प्लांट्स में होती क्लोरोप्लास्ट है कहाँ सर। प्रेजेंट होती है? प्लांट्स साइटोप्लाज्म में में। सर। प्लांट्स में अगर लिफ्ट में जाके पूछोगे, तो लिफ्ट के अंदर क्या होती है? क्लोरोप्लास्ट होती है, हाँ कि ना? और यस क्लोरोप्लास्ट सर। कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। यही तो सारा का सारा मेटाबॉलिज्म है। यस सर। अरे हाँ कि ना? अगर ना वो खाना यस सर। बनाएगा, ना हमारे लिए फूड अवेलेबल होगा, हम कौन सा खाना बनाए? हम तो सिर्फ खाने को मतलब अपने तरीके में यूज करने के लिए हम बनाते हैं उसको, ताकि हाँ हमारे लिए सर। एक कंफर्टेबल लेवल हो, कंफर्टेबल जोन, जिसको हम खा सके और यस सर। डाइजेस्ट कर सके, ऐसे हमें खाना अच्छा लगे। वैसे हम हाँ सर। कच्चे सब्जी को भी खा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका डाइजेस्ट सिस्टम काफी स्ट्रांग होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि आपको? यस सर। हाँ, तो इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसीलिए क्या है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? मेटाबॉलिज्म पाई जाती है। ये आपके थोड़ा हाँ सा सर। बुक से हट करके है, लेकिन ये जानना जरूरी है। ज्यादा बेसिक फंडास, जब आपको लिविंग नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंशिएट आ गया, तो फिर आप बहुत कुछ को भी कर सकते हो। क्लियर है क्या? यस सर। अगला आपने बोला रिप्रोडक्शन, तो मैंने बोला आपने इसका भी नाम सुना होगा, हनी बी का। हाँ सर। उसमें एक मेंबर होता है वर्कर बी, हाँ सर। फीमेल वर्कर बी, जो कि फर्टाइल नहीं होता है, दे आर स्टेराइल। तो क्या वो नॉन लिविंग है? नो सर। लेकिन लिविंग तो है ना, काम तो लिविंग वाले हाँ सर। प्रॉपर्टी उनके पास है। तो मालूम चला हम लोग रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं लेंगे, हाँ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होगा। ये बात अलग है कि अगर रिप्रोडक्शन होगा तो सिर्फ और सिर्फ लिविंग के अंदर होगा, नॉन लिविंग के अंदर कभी कभी आपने देखा है एक पहाड़ से दो पहाड़ बन गया है? अब ये पेन है, ये नो दो पेन सर। बन जाएगा कुछ साल बाद। अब नो ये सर। बोतल है, इस बोतल से चार बोतल हो जाएगा 2 घंटे बाद। नो लेकिन सर। बैक्टीरिया करेगा, लेकिन बैक्टीरिया करेगा। बात समझ में आ रही है? वायरस करेगा हाँ लेकिन सर। होस्ट के अंदर, अपने अगर होस्ट के बाहर चला जाए तो उसकी कोई औकात नहीं है। होस्ट की, वायरस की जब भी वो पावरफुल वेपन है जब वो होस्ट के अंदर होता है, वो खुद का कोई उसकी एग्जिस्टेंस है हाँ ही नहीं। सर। होस्ट के हाँ बाहर वो सर। क्या है, नॉन लिविंग है, होस्ट के अंदर क्या है, लिविंग है। इसलिए नहीं तो उसको लिविंग बोलते हैं, नहीं तो वो नॉन लिविंग है। दोनों के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का एक क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। इसको हम क्या यस बोलते सर। हैं? वायरस बोलते हैं। वैसे आपने वायरस पे एक मूवी भी देखा होगा, वायरस किसका नाम रहता है? आपने 3 इडियट देखा है? हाँ सर देखा है। अरे इसमें इन्वर्टर बनाता है वो, सर मैं मुझे याद नहीं है मुझे। याद नहीं? चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, अपार्ट फ्रॉम दिस। तो मैंने क्या बोला कि किसी भी नॉन लिविंग के अंदर ये रिप्रोडक्शन नहीं होगी। हाँ, ग्रोथ को हम लोग दो तरीके से ले सकते हैं। पहला तरीका क्या, इंटरनल ग्रोथ, जो अंदर से होगी, जो अपने अंदर होती है ना। कभी आपने देखा है कि अपने बॉडी के अंदर जो ग्रोथ होती है ये बाहर निकलती है? ये सारा का सारा अंदर ही होता है। तो हाँ हम लोग सर। बोलेंगे अगर इंटरनल ग्रोथ मतलब इंट्रिंसिक ग्रोथ, ये लिविंग के अंदर लिविंग का फीचर्स है। नॉन लिविंग के अंदर एक्सटर्नल ग्रोथ होते हैं। जो सैंड ड्यून्स बनेगा तो ऊपर से डिपोजिट होगा ना? अरे हाँ होगा सर। कि नहीं होगा? माउंटेन्स जो बनेगा होगा। तो ऊपर से डिपोजिट होगा ना? होगा सर। तो उस वजह से क्या बनता है वहां पर, वो नॉन लिविंग का फीचर्स है। हाँ। ये एक्सटर्नल ग्रोथ मतलब एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। बात समझ में आ रही है? यस सर। वहीं पर ग्रोथ को हम लोग इंट्रिंसिक ग्रोथ को दो लेवल पे देखते हैं, एक लिमिटेशन के बेस पे, एक अनलिमिटेड के बेस पे।
जो प्लांट होती है उसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। प्लांट में क्या होती है? अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। मतलब Yes, sir. जब तक उस प्लांट की डेथ हो जाए उसमें नए नए पत्ते, नए नए ऑर्गन्स आते रहेंगे, नए नए पार्ट बनते रहेंगे। क्लियर है क्या? Yes, वहीं sir. पर अगर ह्यूमंस में देखा जाए एक सर्टेन एज तक ग्रोथ होती है, उसके बाद वो रुक जाती है। उसके बाद होगी तो किस लिए होगी? सिर्फ और सिर्फ रिप्लेस करने के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ। तो ये सारा मेरे ख्याल से मैं पॉइंट आपको सिर्फ एक शॉर्ट नोट्स में लिखा दूंगा, आपको सारा बात याद रहेगी। Yes, sir. हाँ, तो मैंने क्या बोला? रिप्रोडक्शन तो होने से रहा, ग्रोथ भी होने से रहा। सर मेटाबॉलिज्म होगा? Yes, sir. क्योंकि ये सारे के सारे लिविंग में पाई जाती है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है ना? आप हाँ सर. किसी भी यूनिसेलुलर से लेकर मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट से लेकर यूकैरियोट तक किसी से भी जाके बात करोगे ना कि आपके अंदर ये प्रोसेस पाई जाती है क्या, बोलेगा हाँ। अगर वो ना बोल सके तो आप चेक कर लेना, उसके साइटोप्लाज्म में Yes, जाना, sir. माइक्रोस्कोप में देखना, आपको सब दिखेगा। ठीक है ना? हाँ sir. इसके हाँ अंदर sir. मेटाबॉलिज्म होती है। अगला मैंने क्या बात किया? कॉन्शियसनेस। क्या बात किया? कॉन्शियस। Consciousness. कॉन्शियसनेस क्या होती है? आपने एक प्लांट का नाम सुना होगा, मिमोस पेडुसा मिमोसा। Touch me not. हाँ, मतलब मिमोसा पेडुका, नाम सुना है क्या? मिमोसा No, sir. क्या होता है? मिमोसा MI होता है ना, मिमोसा पेडुका। इसको बोलते हैं छुई मुई या टच मी नॉट प्लांट बोलते हैं। हाँ sir. क्या बोलते हैं? टच मी Touch नॉट, me not. मतलब आपको टच करने से मना करता है, टच करने से मना करता है, अगर टच करो तो मुरझा जाएगा। तो अभी रिसेंटली मुझे मालूम चला है इसके अंदर कुछ कीमोटैक्टिक मूवमेंट होती है। मतलब क्या हुआ? मतलब कि जैसे हम उसको टच करते हैं ना, उसके कुछ केमिकल्स का कुछ कंसेंट्रेशन में और कुछ ऑस्मोटिक से रिलेटेड कुछ अंदर प्रोसेस होती है, जिसके वजह से क्या होती है? वो विल्ड कर जाती है। और ये वाला फिनोमेना आपको अच्छे से कब समझ में आएगा? जब आप लोग क्या पढ़ोगे? रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे हायर क्लासेस में। वैसे अगर Okay, सीबीएसई sir. लेवल, अगर सीबीएसई लेवल पे देखा जाए तो ये 11th में है, प्लांट फिजियोलॉजी। अब आपका एसएससी में कहा है, मुझे देखना पड़ेगा तो आपके कहाँ पर मिलेगा आपको। ठीक है ना? तो मिमोसा Yes, sir. पेडुका जो है, जब इसको टच करोगे तो ये मुरझा जाएगा। क्या है मतलब? जैसे उसको कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में बदलाव आएगा तो ये रिस्पॉन्स शो करेगा। हर एक ऑर्गेनिज्म शो Yes, sir. करता है। इवन बैक्टीरिया भी करता है, माइक्रोब्स भी करता है, फंजाई भी करता है, एल्गी भी करता है, जिम्नोस्पर्म भी करते हैं, एंजियोस्पर्म भी करते हैं, ह्यूमंस भी करते हैं, काओ भी करते हैं, डॉग भी करते हैं। मतलब इंटायर ऑर्गेनिज्म शोइंग द रिस्पॉन्स इन देयर रिस्पेक्टिव इन्वायरमेंट। हाँ कि ना? Yes, sir. हाँ sir. मान लो क्या है, कोई जैसे मान लो कोई जानवर है, बारिश होगी, शौक नहीं तो अलग बात है, वो भी तो बारिश से बचना चाहेगा। धूप हाँ है, sir. बहुत ज्यादा ब्राइटनेस, बहुत सनलाइट बहुत ज्यादा आ रही है, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर हाई है, तो वो भी धूप से गर्मी से बचना हाँ sir. चाहेगा। आगे हाँ ना? sir. अब प्लांट है वो तो भाग सकता नहीं यार, लेकिन उसके हाँ बाद sir. अगर हाथ पैर होता है ना तो वो भी भागता। लेकिन इत्तेफाक से क्या है, नेचर ने उसको हाथ पैर दिया नहीं, लेकिन वो भी कुछ रिस्पॉन्स शो करता है जिस पार्ट में वो नहीं Yes. कर। जैसे मान लो उसका क्या है, ट्रंक है, तो ट्रंक क्या होता है? एक मोटी सी बार्क से कवर्ड होती है, तो वहां पर तो फर्क पड़ेगा नहीं। वो बार्क हाँ इसलिए sir. तो बनती है ताकि उसके ब्रांच को प्रोटेक्ट कर सके। अरे हाँ कि ना? हाँ sir. अगर वहीं पर लिफ्ट की बात करें तो लिफ्ट विल्ट कर जाएगा, मुरझा जाएगा, हाँ sir. सरफेस एरिया हाँ कम sir. होगा, इवापोरेशन कम होगा, और जब मुरझा जाएगा तो उसका सनलाइट का जो स्ट्राइकिंग होगा वो कम होगा, जिनकी वजह से Yes, sir. उनके वेंस वगैरह या लिफ का या क्लोरोफिल का जलने से बच जाएगा। तो ये भी तो एक Yes, रिस्पॉन्स sir. है। जैसे हम दवाई खाते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह लेते हैं, तो माइक्रोब जो अपने बॉडी के अंदर होती है वो भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स शो करेगा। आगे ना? Yes, sir. बहुत सारे मर जाते हैं, बहुत सारे कुछ Yes, sir. एडेप्ट कर लेते हैं, चाहे आप कितना भी एंटीबायोटिक ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी ऐसा होता है, जनरली हाँ वो sir. सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। अगर सर्वाइव कर गया तो मतलब कितना भी मेडिसिन का खा लो फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम Yes, sir. एंटीबायोटिक लेते हैं वो वैसे वैसे इसके लिए क्या होता है, रेजिस्टिव होती जाती है। क्या ये मेरी बात आपको Yes, समझ sir. में आई? Yes, sir. तो मालूम चला कि कॉन्शियसनेस भी सारे के सारे में पाई जाएगी, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ लिविंग में, मतलब ह्यूमंस में पाई जाएगी, Humans में. सिर्फ और सिर्फ इंसान में। क्योंकि वो दे आर द सुपीरियर ऑर्गेनिज्म और इसको अपना ख्याल अच्छे से रखना आता है। और जो कोमा में वो जो पेशेंट रहेगा उनके पास सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियसनेस होगी, नॉट सेल्फ कॉन्शियसनेस। Yes, sir. क्लियर है? अगला बात करते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन।
क्या मतलब? सेल का एक कंप्लीट सेटअप। सर सेटअप का मतलब क्या है? अगर सेल होगा, चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, उसके पास क्या होगी? जेनेटिक मटेरियल होगी, हाँ कि ना? यस जेनेटिक सर। मटेरियल चाहे तो वो कंडेंस्ड हो या स्कैटर्ड हो। स्कैटर्ड किसके पास होती है? प्रोकैरियोट्स के पास। और यूकैरियोट के पास क्या होती है? कंडेंस्ड होती है, मतलब एक ही जगह इकट्ठा होती है, इंटेंगल्ड होती है। यस यूकैरियोट के सर। पास क्या होगी? सेल ऑर्गेनेल होगा। प्रोकैरियोट के पास सेल ऑर्गेनेल नहीं होगा एक्सेप्ट राइबोसोम। और राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन, प्रोटीन का सिंथेसिस होती है, प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन होती है, हाँ कि ना? यस सेल सर। मेम्ब्रेन होगा। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कोई आधा सेल एग्जिस्ट करता है, सुना है क्या? नहीं सर। हाँ, तो इसलिए हम लोग टर्म एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि देयर इज नथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। देयर इज नथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। इज इट क्लियर? यस सर। मतलब चाहे कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एक सेल से बना हो या मिलियंस और बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना हो, उसके अंदर सेल का एक कंप्लीट सेटअप होगा, जिसके अंदर क्या होगा? मेटाबॉलिज्म होगी। और वो ऑर्गेनिज्म चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे अमीबा हो या पैरामीशियम हो, वो अपने इन्वायरमेंट में अपने हर जो भी उनका इन्वायरमेंटल चेंजेस आएगा उसके हिसाब से रिस्पॉन्स शो करेगा। इसी रिस्पॉन्स शो करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। यस सर। और मेटाबॉलिज्म कहाँ होगा? जब उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, मतलब साइटोप्लाज्म होगा। तो जब ये होगा तो मेटाबॉलिज्म होगा, और जब मेटाबॉलिज्म होगा तो उस ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? अपने इन्वायरमेंट में रिस्पॉन्स शो करेगा, जो भी स्टिमुलाई वगैरह आएगा। यस सर। बात समझ में आई क्या? हाँ सर। तो तो हम लोग लिविंग किसको बोलेंगे? क्या हम लोगों ने बायोलॉजी का डेफिनेशन लिख लिया था? हाँ, बायोलॉजी के यहाँ से आपको लिखना है, पहले ये वाला पॉइंट लिखिए। वैसे आपको याद ही होगा ये, फिर भी लिख लीजिए। खैर ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, हाँ जो सीबीएसई वाले होते हैं 9th में, उसको बताना थोड़ा रिवाइज करना जरूरी होता है। ऊपर में लिखिए इंट्रोडक्शन बायोलॉजी, इंट्रोड्यूसिंग बायोलॉजी या इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। सिर्फ यहीं तक लिखना है, ठीक है ना? सिर्फ ऊपर वाला। लिखा? यस सर। इसी में एक डेफिनेशन लिखिए बायोलॉजी के बारे में, जो आपने सिंपल सिंपल पढ़ा होगा कि हाँ लाइफ, बायोलॉजी क्या है, लाइफ की स्टडी को बोलते हैं। बेसिकली बायोलॉजी को नेक्स्ट डिफाइन करने के लिए, इट इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स, साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस, एंड लिविंग प्रोसेस। जो कुछ आप बोल रहे थे, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, सबके सब क्या है? लिविंग प्रोसेस है। और हम लोग क्या बोलते हैं इसी को? क्या बोलते हैं इसी के क्या बोलते हैं इसको? बायोलॉजी बोलते हैं। अरे जैसे मैंने आपको बताया ना मेटाबॉलिज्म, बेसिकली जो मेटाबॉलिज्म है ना, मतलब रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन, और हाँ जो सर। इसमें हम रिएक्टेंट को लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं ओके उसको? सर। रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं? मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स। क्लियर है क्या? हाँ और ये सर। जो मेटाबोलाइट्स आपके पास है, इसको हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, या फिर इस मेटाबॉलिज्म को हम अगर लैब में करेंगे तो आप बोल सकते हैं कैसे जो हम लोग रिएक्शन लैब में करते हैं क्या वो लिविंग रिएक्शन है? मतलब जो सारा का सारा प्रोसेस अपने बॉडी के सेल के अंदर होती है, अगर हम उसको लैब में करेंगे तो क्या उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे? नो सर। क्यों नहीं बोलेंगे? सर क्योंकि वो खुद सिंथेसाइज नहीं कर रहा, हम सिंथेसाइज कर रहे हैं। कि हम उसको एक एक्सटर्नल मीडियम दे रहे हैं, तब जाके वो कर रहा है। लेकिन उसको हम लोग क्या हाँ बोलते हैं? जो सर। अपने आप वो जो जैसे अपने अंदर इंग्रेडिएंट मिलेगा, रॉ मटेरियल मिलेगा तो रिएक्शन हो जाएगा, वैसे वहां पर भी जाएंगे तो वहां पर भी हो जाएगा, तो उसको हम लिविंग रिएक्शन तो बोलेंगे।
लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? लिविंग हाँ सर। रिलेशन तो बोलेंगे, लिविंग, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे। क्लियर है हाँ क्या? सर ठीक है सर। हाँ। कभी आए तो अभी आपको ये नहीं मालूम होना चाहिए कि हमें नहीं पता, ठीक है ना? उसे पता आपको मालूम होना चाहिए। एक तो आपने क्या लिखा था, साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। लिविंग प्रोसेस का मतलब क्या? रिस्पायरेशन, डाइजेशन, जो कुछ आप प्रोसेस हम करते हैं, खाना पीना सोना, सब के सब क्या है? लाइफ फॉर्म एंड साइंस लिविंग प्रोसेस है प्रोसेस, सर। दैट वी कॉल एज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। दूसरे हाँ टर्म सर। में हम लोग ये भी कह सकते हैं, बायोलॉजी क्या है? स्टोरी ऑफ लाइफ। इट इज स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ। दूसरे टर्म में इसको हम लोग ये भी डिफाइन कर सकते हैं इस बायोलॉजी को, बेसिकली इट इज द स्टोरी ऑफ evolution, story of evolution इवोल्यूशन। of living organism, of a लिविंग living ऑर्गेनिज्म। organism on earth। इसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलेंगे। आगे ना, तो हम लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग रिस्पेक्टिव में इसको हम लोग बात कर सकते हैं। और इवोल्यूशन क्या होती है? सर ऑर्गेनिज्म में, मतलब हाँ बोलो बोलो, चेंजेस आते हैं फिजिकली एक और सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के इंटरनली। बाद अगर वो अपने डिफरेंट, अपने जो प्रीवियस स्पेसिस के कंपेयर में अलग दिखने लगे हर तरीके से, तो हम लोग क्या एक नया स्पेसिस कंसिडर करेंगे, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इवोल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है क्या? जब कुछ सर्टेन कैरेक्टर्स को इवॉल्व करेगा, और ये कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद होता है, और जब ये बहुत सारा वेरिएशन इकट्ठा हो जाएगा और बिल्कुल अपने पहले वाले स्पेस से अलग दिखने लगेगा, क्या बोलेंगे इसको? इवोल्यूशन बोलेंगे। इवोल्यूशन। क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ। हाँ, एक टर्म होती है बायोडाइवर्सिटी। एक क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी। तो एक पॉइंट लिखिए यहाँ पर, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? आपने सुना तो कई बार होगा। हाँ सर। क्या होती है बायोडाइवर्सिटी? सर मे बी मतलब एक ही जगह पे बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनिमल्स, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ नंबर फॉर्म एक कॉन्सेंट्रेटेड रहते थे। एंड टाइप्स ऑफ स्पेशीज। नंबर एंड टाइप्स ऑफ स्पेशीज। नंबर एंड टाइप्स ऑफ टाइप्स। स्पेशीज, found in the universe, in the universe यूनिवर्स। is called बायोडाइवर्सिटी। मेरी बात समझ में आई क्या आपको? यस सर। पक्का? अप्रोक्स हाँ अगर सर। देखा जाए, कुछ स्टडी के मुताबिक भी है 30 मिलियन स्पेशीज, और कुछ जो हम लोग बात करते हैं इकोलॉजी में, तो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव 8.7 मिलियन स्पेशीज एग्जिस्ट करती है। कितना? यस सर। 8.7 मिलियन। और 1 मिलियन इक्वल टू कितनी होती है? नहीं मालूम? मतलब 1 मिलियन इक्वल टू क्या मतलब? लाख के टर्म में कितना होगा? सर 10 लाख। पक्का? कंफर्म हो? 1 करोड़। नहीं ठीक है, आपने 10 लाख बोला, 1 करोड़ बोला, 10 लाख कैसे हो जाएगा? मतलब यहाँ पे आई मीन टू से, जो आपका 1 मिलियन होती है, 1 मिलियन इक्वल टू क्या होता है? आपने चाहे करोड़ के टर्म में भी बोल सकते हैं या फिर लाख के टर्म में होते हैं, तो 1 मिलियन इक्वल टू दैट इज 10 लाख। हाँ कि ना? यस सर। हाँ। तो वैसे मैंने क्या बोला कि जो इस यूनिवर्स पे जो नंबर ऑफ स्पेसीज है ना, वो कितना है जो एग्जिस्ट करती है? इट इज अराउंड 8.7, है कि ना? लेकिन जिसमें से यस हम सर। लोग जानते कितना है? ओनली 1.7 टू 1.8 मिलियन, मतलब 17 लाख से लेकर 18 लाख के बीच में हम लोग स्पेसीज को जानते हैं, डिस्क्राइब्ड है, नॉन है, इसी का नेमिंग नॉमेनक्लेचर किया जा चुका, मतलब नेम रखा गया है। जैसे आपका नाम क्या है? प्रणय। नहीं, वो तो आपका आपका एक स्पेसिफिक नेम है। आपका बायोलॉजिकल नेम क्या है? होमो सेपियंस। उस तरीके से
हॉर्स का भी होगा, यस सर, एक्वस कैवेलस। डंकी का भी होगा, एक्वस एसिनस। मैंगो का भी यस होगा, सर, मैंजीफेरा इंडिका। यस सर, पोटैटो का भी होगा, सोलेनम ट्यूबरसम। बैगन का भी यस होगा, सर, सोलेनम मेलोंजेना। तो ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म का नाम रखा गया है। और नाम रखने वाला कौन था? लिनियस था। लिनियस के कौन है? साइंटिस्ट है। जो आपके बुक यस में दिया सर, गया ना, एरिस्टोटल, थियोफ्रेस्टस, इन सब के काफी टाइम बाद वो लिनियस का टर्म था जिसने ये सारा काम कारनामा किया है। क्लियर है क्या? यस सर, तो कितना स्पीसीज डिस्क्राइब्ड है? 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज आर टिल नाउ, टिल डेट, दे आर डिस्क्राइब्ड एंड दे आर नोन। मतलब जिनके बारे में हम लोग बुक में या किसी तरह से जानते हैं। यस सर, एग्जिस्ट बहुत सारा कर सकता है, लेकिन हम जानते कितना है? 1.7 to 1. 1.7 to 1.8 मिलियन। याद रहेगा? यस सर, पक्का? हाँ सर, अगला बात करते हैं लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग। मतलब लिविंग बात कर लेते, इसका मतलब बाद बाकी सारा का सारा क्या हो जाएगा? वो नॉन लिविंग हो जाएगा। तो लिविंग वो होते हैं जिनके पास हैव डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। क्या पाई जाती है इनके पास? डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है। सर ये यस सर, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज क्या है? सो कॉन्शियसनेस, नहीं, मतलब इसको कैसे डिफाइन मेटाबॉलिज्म। करेंगे? द प्रॉपर्टीज, द properties which are applicable to all organism, are applicable to all organism and have no any exception, and have no any exception। इसको क्या बोलते हैं? डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज बोलते हैं। हाँ कैरेक्टरिस्टिक सर, फीचर्स हो सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो सकता है, पर डिफाइनिंग वही होगा जो सारे के सारे में पाए जाए और इसका कोई भी एक्सेप्शन ना हो। बात समझ में आ रही है? यस सर, पक्का? हाँ हाँ। सर, अगर इसकी बात करें तो में कौन कौन सा आएगा? पहले नंबर में कौन आएगा? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म। दूसरे नंबर पे कौन आएगा? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस। तीसरे नंबर पे कौन आएगा? रेस्पिरेशन। नो, सेल्यूलर सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन। और इस रिलेटेड में नीट वगैरह में, मतलब मेडिकल के इसमें नीट जो एंट्रेंस होती है 12th या 12th पास करके, उसमें इससे रिगार्डिंग कई बार सवाल पूछा गया है। क्लियर है क्या? ये तीनों के यस तीनों सर, क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। इनके अलावा जो चौथे नंबर पे है क्या है? ग्रोथ है। और पांचवें नंबर में क्या है? रिप्रोडक्शन। सर तो रेस्पिरेशन ही आएगा। ये मेटाबॉलिज्म के अंदर सारा का एक सब अंदर आ जाएगा। ओके सर, ठीक है ना? ओके सर, हाँ, तो जो इसमें अगर डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो इसमें ये आएगी, ये आएगी, ये आएगी। ये जो बचे हुए दो हैं ये क्या है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन दोनों को कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। क्या ओके बोलेंगे? सर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। क्या मेरी बात याद रहेगी? यस सर, तीनों के दोनों क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। मतलब Features, लिविंग के अंदर ये पाई जाएगी, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। जैसे रिप्रोडक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा? लिविंग के अंदर ही होगा। कहाँ हाँ होगा? सर, सिर्फ और सिर्फ लिविंग के अंदर ही होगा। लेकिन ग्रोथ कहाँ होगी? लेकिन अगर जो लिविंग लिविंग और ऑर्गेनिज्म नॉन मल्टीप्लाई लिविंग। करेगा तो वो ऐसे ही तो करेगा, एक सर्टेन एज तक हाँ ग्रोथ सर, होगी, उसके बाद नहीं होगी। आगे ना, लेकिन ये यस डिफाइनिंग सर, फीचर्स नहीं है। आगे ना। और जो सर, रिप्रोडक्शन है वो क्या है? ये अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में होगी, लेकिन सारे के सारे लिविंग में ऐसा हो जरूरी नहीं है। लेकिन हम जिस पे एक्सेप्शन आएगा वो कहीं ना कहीं
इसी प्रोसेस से आया होगा। क्यों? कि अगर कोई भी स्पीसीज ये चाहे कि उसका स्पीसीज कंटिन्यू करे, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। यस सर। ठीक है ना? जो हम लोग बात करते हैं, हाँ सर। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या होते हैं? इमॉर्टल होते हैं। दिया मतलब उसमें नेचुरल डेथ नहीं होती। ऐसा क्यों? यहां तक आपने लिखा क्या? हाँ सर लिखा है। पक्का ना? यस सर। क्या बोल रहा था मैं? सर कुछ तो बोल रहा था अभी मैं। हाँ सर। क्या बोल रहा था? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, और ये हो गया आपके पास इधर सर वाला। आप कुछ तो मतलब डेथ के बाद का कुछ तो बोल रहे थे। किसके बाद? मतलब डेथ के बाद कुछ तो ऐसा। हाँ, चलो कोई नहीं, जो भी बोल रहा था वो आ जाएगा वापस। तो मैंने क्या बोला, ये जो ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है, ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। और ये दोनों, तीनों के तीनों क्या है? डिफाइनिंग फीचर्स है। तीनों के तीनों क्या यस है? सर। डिफाइनिंग डिफाइनिंग फीचर। फीचर्स। जो कि इसका, जिसमें भी अगर ये तीनों पॉइंट जिसमें भी पाया जाएगा वो लिविंग है। जैसे मान लो ये बॉटल है, अगर ये तीनों चीज में पाई जाती तो लिविंग होता, लेकिन है नहीं, इसलिए क्या है? नॉन लिविंग है। मूवमेंट वगैरह कोई हाँ जरूरी सर। नहीं है। आगे ना, यस मूवमेंट, सर। लोकोमोशन कोई मैंडेटरी चीज नहीं है। बहुत सारे ऐसे चीज होते यस हैं जो सर। एक ही जगह अपने जिंदगी खत्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है। ठीक यस है ना? सर। यस सर। हाँ, तो ये हो गया आपके पास लिविंग का डेफिनेशन। मतलब कि इसके अलावा सारी की सारी चीज क्या है? नॉन लिविंग है। यस सर। लिविंग होने की तीनों चीज होनी चाहिए। अगला बात करते हैं, आपके पास में एक साइंटिस्ट है, नाम क्या है? एरिस्टोटल। क्या नाम है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल। ये बहुत पुराने जमाने का साइंटिस्ट है, बहुत पुराना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि इसने बायोलॉजी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। क्लियर है क्या? साथ ही साथ में यस सर। फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। नेक्स्ट आता है इसका एक स्टूडेंट था, उसका नाम था थियोफ्रेस्टस। क्या नाम था? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। अच्छा, ये जो एरिस्टोटल था ना, इसने प्लांट ग्रुप को तीन, प्लांट के पूरे प्लांट को तीन ग्रुप में बांटा था। ट्रीज, शर्ब एंड हर्ब। हर्ब, शर्ब एंड ट्रीज। यस सर। अब ये उसका स्टूडेंट है, उसका चेला है। अब ये कुछ ना कुछ तो अलग हटके करेगा। अब इसने क्या किया, हाँ इन सर। तीन के अलावा प्लांट को और एक ग्रुप में बांट दिया। उसको उसने क्या कह दिया? अंडर शर्ब कह दिया। अरे हाँ कि ना? और ये था यस कौन? सर। एरिस्टोटल का स्टूडेंट था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी बोलते हैं, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन मेजरली किसमें था? बॉटनी में था। बॉटनी। इसका बायोलॉजी में भी था और जूलॉजी में भी था। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी एंड बायोलॉजी बोलते हैं एरिस्टोटल को। और थियोफ्रेस्टस कौन है? फादर ऑफ बॉटनी कहलाता है। बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। अगला आपके पास हिप्पोक्रेट्स। इसने हेल्थ के बारे में डेफिनेशन दिया था। मतलब हेल्दी किसे बोलेंगे, या डिजीज फ्री किसे बोलेंगे? उसने क्या कहा था कि सिंपली अब्सेंस ऑफ, मतलब कि एक उसने मतलब कि रेड ह्यूमर हाइपोथेसिस दिया था। जिसने क्या कहा था? जिनके पास रेड ब्लड है उसको क्या बोलेंगे? वार्म ब्लडेड। मतलब जिनके पास वार्म ब्लडेड है, मतलब जिनके पास आरबीसी है, दे आर, उनको डिजीज, मतलब दे आर हेल्दी। जिनके पास नहीं है वो क्या है? अनहेल्दी। फिर बाद में जैसे हेल्थ का डेफिनेशन और अच्छा मॉडिफाई हुआ, फिर उसको इसके बाद को गलत कर दिया। जो यह ह्यूमन हाइपोथेसिस, लिक्विड वाला हाइपोथेसिस था, इसको डिस्कार्ड किया। लेकिन इसका भी कंट्रीब्यूशन काफी था, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको? फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। इनिशियली जो स्टार्टिंग किया था इन्हीं ने किया था, इसलिए क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। एक टर्म होता है फ्लोरा, एक होता है फाउना। फ्लोरा क्या होती है, फाउना क्या होती है, मालूम है क्या आपको? सर फ्लोरा मतलब प्लांट्स रहता है हम्म, और फौना मतलब एनिमल्स रहता है। हाँ, प्लांट्स एंड एनिमल्स मतलब फ्लोरा एंड फाउना। क्लियर है क्या? तो हम लोग कैसे बोले डिफाइन करेंगे? ग्रुप ऑफ प्लांट्स फाउंड इन अ स्पेसिफिक जो जियोग्राफिकल एरिया, इसको क्या बोलते हैं? फ्लोरा बोलते हैं। वहीं पर ये मैं लिखाऊं क्या चलेगा? हाँ सर। लिखाऊं क्या पॉइंट? हाँ लिख लूंगा सर। हाँ चलो कोई नहीं, मैं आगे बढ़ूं। इतना आपने लिखा क्या? हाँ सर लिखा। हाँ, अगला लिखिए फ्लोरा। ग्रुप ऑफ प्लांट्स, और हर जगह का फ्लोरा एंड फाउना अलग अलग होता है। क्लियर है क्या? हर जियोग्राफिकल का एरिया का फ्लोरा एंड फाउना अलग अलग होता है। यस सर। तो ग्रुप ऑफ इस पे क्या बोला मैंने? ग्रुप ऑफ प्लांट्स फाउंड इन अ स्पेसिफिक या पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। जियोग्राफिकल एरिया, इसको क्या बोलेंगे? फ्लोरा बोलेंगे। उस पार्टिकुलर एरिया के लिए क्या होगा? ये फ्लोरा होगा। अगला है फाउना। अगला क्या है? फाउना। तो एज इट इज लिख फौना। लो, और बाद में प्लांट की जगह एनिमल कर लो। क्या आपको ओके मेरी सर। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। पक्का? मेरे यस सर। पास झूठ ना बोलना, मैं फिर क्रॉस सवाल में पूछ लूंगा, फिर पकड़ जाओगे। फ्रेंकली नहीं होगा रहना सर। है, कोई भी डाउट हो कभी भी किसी भी टाइम हो। जैसे आपके यस सीनियर सर। जो ब्रदर यहाँ पढ़ते हैं, जो कोचिंग में पढ़ते हैं, वो भी एनी टाइम पूछते हैं, आप भी कभी भी पूछ सकते हो। कोई हाँ सर। ऑफ नहीं रखना है डाउट्स में। ठीक है ना? यस कभी भी सर। हो, आप किसी भी टाइम पूछ सकते हो। आई एम अवेलेबल एवरी टाइम। ग्रुप ऑफ एनिमल्स फाउंड इन अ पार्टिकुलर, वहां पे मैंने स्पेसिफिक लिखा है, मैं लिख रहा हूँ पार्टिकुलर, लिख रहा हूँ पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। जियोग्राफिकल एरिया, इसको क्या बोलते हैं? फाउना बोलते हैं उस पार्टिकुलर एरिया यस के सर। लिए। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। तो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट दैट सब ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया बायोलॉजी को अच्छे से इवॉल्व करने के लिए। अब तो खैर बहुत मॉडर्न बायोलॉजी में बहुत कुछ हम जानते हैं, बायोटेक वगैरह है, कहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग चल रही है, कहाँ पे डीएनए का बहुत कुछ टेक्नोलॉजी के हिसाब से। पहले था, पहले जिस हिसाब से लोगों की सोच थी, लोग उस हिसाब से बायोलॉजी को डिफाइन करने की कोशिश किया। सेल के बारे में फिर डिफाइन करने की कोशिश किया कि पहले, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल सेल का डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट हुक। अच्छा, रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवरी, तो डेड सेल था या लिविंग सेल था? नहीं सर, वो एक कॉर्क का पोर्शन लिया था। क्या था? सर कॉर्क का पोर्शन लिया था। हाँ, कॉर का पोर्शन लिया था, लेकिन कैसा वो सेल था? सर डेड था, लिविंग नहीं था। पक्का? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछा जाए कि ये लिविंग सेल की डिस्कवरी फर्स्ट ऑफ ऑल किसने किया था? रॉबर्ट हुक नहीं तो किया होगा। अच्छा, रॉबर्ट हुक ने किया था क्या? पता नहीं सर। सोच लो। नहीं नहीं मालूम क्या पता। आपको? नहीं सर। आपने लिवेन हुक का नाम सुना है? नहीं सर। एंटोन वेन लिवेन हुक। हाँ हाँ सुना है सर। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सवाल आपसे ऐसे पूछे, जैसे मैंने पूछा कि सेल की डिस्कवरी किसने किया, आपने बोला रॉबर्ट हुक। कब किया था? सर 18th सेंचुरी में किया होगा। 17th सेंचुरी, 1665। ओके सर। 1665। 1665। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ सर। वहीं पर जो लिविंग सेल की डिस्कवरी किया था ना, वो करने वाला पता है कौन था? एंटोन वेन, जिसने क्या किया था, जो पॉन्ड होता है ना, पॉन्ड तालाब का पानी, उसने हाँ उससे क्या सर। निकाला था? बैक्टीरिया का डिस्कवरी किया था। और यही वो इंसान था, ये वो साइंटिस्ट था जिसने स्पर्म को भी देखा था। मतलब जो मेल गैमेट होती है ना, हाँ उसको सर। देखा था। क्लियर है क्या? यस सर। तो अगर लिविंग सेल पूछा जाए तो एंटोनी वेन हुक।
सेल पूछा जाए तो रॉबर्ट हुक, डेड सेल पूछा जाए ओके तो सर, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। हाँ, इसमें लिखिए सेल वाज discovered by रॉबर्ट हुक। और कब किया था? 1660। 1665। क्लियर? लेकिन जो वो किया यस था सर। ना, वो सेल क्या था? डेड सेल था। अरे कौन सा सेल था? और डेड। किसने किया था? कॉर्क स्लाइस, मतलब एक बार यस का सर। पार्ट होता है, बार का एक पार्ट होता है। अगला हाँ पॉइंट सर। लिखिए, लिविंग सेल, लिविंग सेल was discovered by, living cell was discovered by, एंटोनी लेवेनहुक। एवी बोल सकते हैं या एंटोनी यस सर। वन ल्यूवेनहुक, एंटोनी वेन ल्यूवेनहुक। एक यस सर। मिनट, यहाँ पे ओ की जगह ए कर लीजिए, एंटोनी वेन ल्यूवेनहुक में। ओके सर। क्लियर है क्या? और ये यस सर। कहाँ से किया था? पोर्न के, जो पोर्न होता है ना तालाब, उसी से इसने डिस्कवरी किया था। यस सर। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ और सर। जो स्पर्म जो देखने वाला वो जो पहला इंसान था, वो यही था। स्पर्म was first seen by, ठीक है ना? क्या आपको इतनी मेरी बात यस समझ सर। में आई? हाँ सर। हाँ, आगे बात करूं क्या? हाँ सर। वैसे ये सब चीज लिखने की चीज नहीं है। बायोलॉजी अपनी साइंस है, साइंस को हम लोग तीन पार्ट में बांटते हैं। वैसे बहुत सारे पार्ट्स हैं, वैसे मेजरली तीन पार्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। बायोलॉजी की बात करें जहाँ पर हम लिविंग की स्टडी करते हैं, वहीं पर बायोलॉजी में अपने पास फर्दर दो पार्ट्स होते हैं जहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, एक तरफ प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। तो प्लांट की स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग? जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में हम लोग प्लांट की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते जूलो हैं? बोटनी। बॉटनी बोलते हैं। और जो यस सर। उससे रिलेटेड साइंटिस्ट होगा क्या बोलेंगे? बॉटनिस्ट बोलेंगे। यस सर। जैसे शेल्डन था, शेल्डन क्या था? जिसने सेल थ्योरी दिया था, वो भी क्या था? जर्मन यस सर। बॉटनिस्ट था। हाँ कि ना? यस सर। और जो यस सर। सेल थ्योरी दो लोगों ने दिया, मिलके दिया था, एक का नाम था शेल्डन, एक का नाम था स्वान। तो स्वान क्या था? वो जर्मन, ये क्या बॉटनिस्ट। था? जर्मन बॉटनिस्ट था। और वो इंग्लिश जूलॉजिस्ट था। ठीक है क्या? यस सर। हाँ, अगला क्या होता है? जूलॉजी, जहाँ पर हम लोग सारे के सारे एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। फिर हम लोग हाँ बात सर। करते हैं ह्यूमन बायोलॉजी के बारे में, जहाँ पर हम लोग ह्यूमंस के बारे में स्टडी करना शुरू करते हैं। क्लियर है क्या? फिर इसी यस सर। बायोलॉजी के अंदर वी हैव फर्दर अलॉट ब्रांचेस। अपने पास क्या होती है? माइक्रोबायोलॉजी होती है, वायरोलॉजी होती है, माइकोलॉजी होता है, और आपके पास इक्थियोलॉजी होता है, ऑर्निथोलॉजी होता है। ये सब के सब अलग अलग ब्रांच है जहाँ पर हम लोग अलग अलग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। क्लियर यस है सर। क्या? हाँ सर। और आगे पढ़े अभी छोड़ दें? पढ़ लेते सर। पढ़े हाँ। अभी? हाँ सर। टाइम का दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है ना? तो मैंने हाँ क्या सर। बोला है, अपने पास जो बायोलॉजी है, अपने पास क्या है? बॉटनी है, जूलॉजी है। फिर हम लोग उसमें बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में, जिसमें लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन बायोलॉजी, जिस दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट ह्यूमंस। इसीलिए अगर हम लोग एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें 11th में दे रखा है ह्यूमन फिजियोलॉजी। जैसे प्लांट की फिजियोलॉजी है, उसे क्या दे हाँ रखा है? सर। ह्यूमन फिजियोलॉजी, जहाँ पर ह्यूमंस का डाइजेशन के बारे में दे रखा है, उसके टीथ के बारे में दे रखा है, किस तरीके से डाइजेशन होता है, फिर उसका रिस्पायरेशन है, फिर ब्लड का सर्कुलेशन है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 चैम्बर्ड हार्ट है, किसके बस क्या होती है, फिर लोकोमोशन है, मूवमेंट होती है, फिर पूरा का पूरा न्यूरल सिस्टम है, दैट इज द नर्वस सिस्टम बोलते हैं।
फिर अपने पास क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम है, मतलब जिसमें हम लोग हॉर्मोन्स के बारे में स्टडी करते हैं कि कौन से हार्मोन के लिए Yes, कौन sir. रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि सारा का सारा हम कहीं ना कहीं एंजाइम या हार्मोन से ही होती है। क्लियर है क्या? Yes, sir. हाँ। बैक्टीरियोलॉजी क्या होती है? बैक्टीरियाज के बारे में। बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करना। अच्छा, वायरस के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी। और फंजाई के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? फंगायोलॉजी। फंगाइयोलॉजी नहीं, इसको बोलते हैं माइकोटा। ओके सर। फंजाई को क्या बोलते हैं? माइकोटा भी बोलते माइकोटा। हैं। इसलिए क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। क्लियर है क्या? वैसे एक होती है यस। आपके पास एल्गी, आप एल्गोलॉजी बोल सकते हो, लेकिन नहीं, आपको क्या बोलना पड़ेगा? वैसे एल्गोलॉजी बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन बेहतर ये रहेगा आप क्या बोलो, फाइकोलॉजी बोलो। क्या बोलो? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी। याद रहेगा? मैंने पहला क्या यस बोला आपके सर। पास? बॉटनी के बारे में स्टडी करेंगे तो, मतलब प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे तो बॉटनी, बॉटनी। एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे तो, जूलॉजी। और ह्यूमंस के बारे में स्टडी करेंगे तो ह्यूमन ह्यूमन बायोलॉजी या फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है ना? यस सर। मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी। अगला आपके पास क्या है? कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेन्स के बारे में, जैसे बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करेंगे तो क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी, हाँ कि ना? अगर हम लोग बात यस करेंगे सर। वायरस के बारे में तो, वायरोलॉजी। अगर बात करेंगे फंजाई के बारे में तो माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। मतलब फंजाई का दूसरा नाम क्या है? माइकोटा। क्या नाम है? यस सर। माइकोटा। माइकोटा। इसलिए क्या बोलेंगे? माइकोलॉजी बोलेंगे। माइकोलॉजी। एल्गी के बारे में स्टडी करेंगे तो क्या बोलेंगे? एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी बोलेंगे। क्लियर है क्या? फाइकोलॉजी। इंसेक्ट्स के बारे यस में सर। अगर स्टडी करेंगे तो एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी। है कि ना? आप लोग अभी यस आपको सर। कभी पढ़ाया जाएगा, जैसे आपने नाम सुना होगा पॉलिनेशन ना? हाँ सर, पॉलिनेशन इन बाय इंसेक्ट्स। हाँ, उसको क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली बोलते हैं। हाँ सर। क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली। 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 ठीक है ना? एक होता है एनिमोफिली, यस होता सर। है हाइड्रोफिली, होता है मतलब पॉलिनेशन बाय वाटर। ऑर्निथोफिली। ठीक है ना? यस सर। तो एंटोमोलॉजी क्या होती है? इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करना क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी बोलते हैं। बर्ड्स क्या बोलते हैं? फिश के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? पता नहीं सर। इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी, पता है इक्थियोलॉजी कहाँ ओके। आता है? बेसिकली जो फिश का ग्रुप है ना, वो एक जो फिश का जो लार्ज ग्रुप है, जो क्लास है, जिस क्लास के अंदर, जैसे आपने नाम सुना होगा एनिमल किंगडम के बारे में, ए के फॉर एनिमल एनिमल किंगडम। किंगडम। इनके पास मेजरली जो हम लोग जो हमारे लेवल में है, वो कितना है? 11 फाइलम है। कितने फाइलम है? 11। सर फाइलम क्या है? हाँ, फाइलम क्या है? फाइलम नहीं पता ना? आपने डाइवर्सिटी पढ़ा है क्या? पढ़ा पर ध्यान नहीं था मेरा। चलो कोई नहीं। बेसिकली चलो कोई नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हम लोग बात करते हैं ना पूरा का पूरा इंटायर ऑर्गेनिज्म को, जो हम लोग पूरे के पूरे इंटायर ऑर्गेनिज्म हम लोग स्टडी करते हैं, तो बेसिकली हम लोग उसको इनिशियली दो ग्रुप में बांटते हैं। पहला प्रोकैरियोट्स, दूसरा यूकैरियोट्स। हाँ सर। प्रोकैरियोट को यहाँ पे फिलहाल के लिए मोड़ देते हैं। अगला कौन बचता है? यूकैरियोट। इसको यस दो सर। ग्रुप में बांटते हैं, यूनिसेलुलर मल्टी और सेलुलर। मल्टीसेलुलर। ठीक है ना? जो यस पूरा सर। का पूरा आपके पास यूनिवर्स है, जितने सारे ऑर्गेनिज्म है, जितने सारे ऑर्गेनिज्म है, इसको हम लोग दो ग्रुप में बांटते हैं, एक तरफ प्रोकैरियोट, एक तरफ यूकैरियोट। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या फॉल्स न्यूक्लियस। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनके पास फॉल्स न्यूक्लियस होगा उसको क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोट्स। ठीक है। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस हो तो क्या बोलेंगे? यूकैरियोट्स। ठीक है ना? जो प्रोकैरियोट्स में आपके पास एक ही किंगडम है, मतलब पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में हम लोगों ने डिवाइड किया है। और किंगडम क्या होती है? दिस इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जहां पर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए, जैसे एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, किंगडम फंजाई है, किंगडम मोनेरा है,
जिसके अंदर मैक्सिमली क्या कौन आता है, बैक्टीरिया वगैरह आता है, किंगडम प्रोटिस्टा है। यस सर, मतलब पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को हम लोग 5 ग्रुप में बांटे हैं। कितने ग्रुप हैं? 5 ग्रुप में। तो मतलब 5 किंगडम में। और किंगडम क्या है, एक जब हम लोग क्लासीफाई करते हैं, आप लोग अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे टैक्सोनॉमी के बारे में, जहां पर हम लोग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं ना, तो एक कुछ ग्रुप्स हैं जिसमें हम लोग कुछ सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को रखते हैं। जैसे एनिमल किंगडम में कौन है, जिनके पास सेल वॉल नहीं है, जिनके पास सेल वॉल नहीं है और वो मल्टी सेलुलर है, और वो और क्या है, जिनके पास होलोजाइक मोड ऑफ Organ एक्सप्रेशन system. होता है, उसको हम लोग एनिमल किंगडम में रखे। जो खाना बनाते Yes, हैं sir. उसको हम लोग कहाँ रखे, प्लांट किंगडम में, जो Plant मल्टी kingdom. सेलुलर है। आगे ना, जो यूकैरियोटिक Yes, sir. यूनिसेलुलर है उसको प्रोटिस्टा में रख दिए, आगे ना। Yes, sir. और जो प्रोकैरियोटिक है उसको मोनोरा किंगडम में रख दिए। क्लियर है क्या? हाँ सर. तो इसको हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे। आपको नेक्स्ट क्लास में क्या याद दिलाना है कि हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे ना, ऑर्गेनिज्म के बारे में। यह टॉपिक लिख लीजिए, ऑर्गेनिज्म का क्लास लिखिए, ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन, ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? यस सर. सर इसका एक पूरा डिफरेंट चैप्टर है बुक में. है क्या? हाँ सर. अच्छा, डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो आपके पास, तो फिर वहीं वहीं पढ़ेंगे फिर तो। ओके सर. तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये जो हम लोग जो कुछ टर्म्स बचे हुए हैं इनको कंप्लीट करके फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है ना? ठीक है सर. तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सर. वेंसडे को अपना केमिस्ट्री है क्या? एक सेकेंड सर. हाँ, वेंसडे को केमिस्ट्री है।